हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी अध्याय 21 हरमाइनी का रहस्य। बहुत सदमे वाली घटना थी, बहुत ही सदमे वाली। कमाल हो गया, उनमें से कोई नहीं मरा। इस तरह की घटना पहले कभी नहीं सुनी। किस्मत से तुम वहाँ थे स्नैप। धन्यवाद मंत्री जी। तुम्हें ऑर्डर ऑफ मर्लिन सेकंड क्लास मिलना तय है। अगर मेरी बात मानी गई तो फर्स्ट क्लास भी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा घाव है, शायद ब्लैक ने किया होगा, है ना? सच कहूँ मंत्री जी तो ये पॉटर, वीजली और ग्रेंजर की वजह से हुआ है। नहीं, ब्लैक ने उन पर जादू कर दिया था। मैं ये बात समझ गया था। उनकी हरकतों से लग रहा था कि उन पर बुद्धिहरण सम्मोहन किया गया है। वो सोच रहे थे कि ब्लैक के बेकसूर होने की संभावना है। वे अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं थे। दूसरी तरफ उनके दखल देने के कारण ब्लैक बचकर भाग सकता था। उन्हें बहुत ढील दी जा चुकी है। मुझे डर है कि उन्हें खुद पर ज़्यादा ही घमंड हो गया है। और जाहिर है हेडमास्टर ने पॉटर को तो हमेशा बहुत ज़्यादा छूट दी है। देखो स्नैप, हैरी के मामले में जहाँ तक उसका सवाल है, हम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या ये उसके लिए अच्छा है कि उसके साथ इतना ख़ास व्यवहार किया जाए? अगर कोई दूसरा विद्यार्थी इतनी बड़ी गलती करता तो कम से कम उसे इस बात के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता, क्योंकि वो अपने मित्रों को इतने बड़े जोखिम में डाल रहा है। जरा सोचिए मंत्री जी, रात को स्कूल से बाहर एक नरभेड़िए और खूनी के साथ था, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो बिना इजाज़त हॉग्समीड भी गया है। हाँ, इस बारे में हम देखेंगे स्नैप, इस बारे में देखेंगे। निश्चित रूप से वो लड़का थोड़ा बेवकूफ़ तो है। हैरी अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए सुन रहा था, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था। उसके कानों में जाने वाले शब्द उसके दिमाग में बहुत धीमे पहुंच रहे थे। पलकें इतनी भारी थीं कि उन्हें उठाना मुश्किल था। वो हमेशा इस आरामदेह बिस्तर पर लेटा रहना चाहता था। दम पिशाचों के व्यवहार से मैं सबसे ज़्यादा हैरान हूँ स्नैप। तुम्हें सचमुच नहीं मालूम वो क्यों लौट गए? नहीं मंत्री जी, जब तक मैंने स्थिति संभाली तब तक वे प्रवेश द्वार पर अपनी जगह पर वापस पहुँच गए थे। बड़ी अजीब बात है। और इसके बावजूद ब्लैक, हैरी और वो लड़की, हाँ, जब मैं उनके पास पहुंचा तो सब बेहोश थे। मैंने ब्लैक को रस्सियों से बांधा, उसका मुंह बंद कर दिया, फिर स्ट्रेचर उत्पन्न करके उन सबको महल में लेकर आ गया। एक पल के लिए खामोशी छाई रही। हैरी का दिमाग अब पहले से थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। हर चीज़ थोड़ी धुंधली दिख रही थी। किसी ने उसका चश्मा हटा दिया। उसने देखा कि मैडम पॉम्फ्री वार्ड के दूसरे कोने में उसकी तरफ पीठ करके एक बिस्तर पर झुक रही हैं। हैरी ने घूरा। मैडम पॉम्फ्री के हाथ के नीचे रॉन के लाल बाल दिख रहे थे। उसके दाईं तरफ वाले बिस्तर पर हरमाइनी लेटी थी। चांद की रोशनी उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। उसकी आंखें भी खुली हुई थी, लेकिन वो स्थिर लेटी थी। लेकिन जब उसने देखा कि हैरी होश में आ गया है तो उसने अपने होठों पर उंगली रखकर वार्ड के दरवाजे की तरफ इशारा किया। आधे खुले दरवाजे के बाहर वाले गलियारे से कॉर्नेलियस, फज और स्नैप की आवाज़ें आ रही थी। मैडम पॉम्फ्री तेजी से हैरी के बिस्तर तक आईं। पलटकर उनकी तरफ देखा। एक चॉकलेट का बड़ा टुकड़ा उठाकर ला रही थी। हैरी ने आज तक चॉकलेट का इससे बड़ा टुकड़ा नहीं देखा था। वो किसी पत्थर की तरह दिख रहा था। अच्छा, तो तुम जाग गए? फिर उन्होंने चॉकलेट हैरी के बिस्तर के पास वाली टेबल पर रख दी और हथौड़ी से तोड़ने लगी। रॉन कैसा है? हैरी और हरमाइनी ने एक साथ पूछा। जान बच गई है उसकी, जहाँ तक तुम दोनों का सवाल है। तुम यहीं पर रहोगे जब तक मुझे तसल्ली न हो जाए कि तुम दोनों ठीक हो। पॉटर, तुम क्या कर रहे हो? हैरी बैठकर अपना चश्मा पहन रहा था और छड़ी उठा रहा था। उसने कहा, मुझे हेडमास्टर से मिलने जाना है। पॉटर, सब कुछ ठीक है। ब्लैक पकड़ा जा चुका है। दमपिशाच उसका चुम्बन लेने के लिए आने वाले होंगे, मैडम पॉम्फ्री ने पुचकारते हुए कहा। क्या? हैरी बिस्तर से कूद गया और हरमाइनी ने भी ऐसा ही किया। अगले ही पल कॉर्नेलियस, फज और स्नैप वार्ड में दाखिल हुए। हैरी, हैरी, ये क्या है? तुम्हें बिस्तर पर होनी चाहिए। क्या इसने चॉकलेट खा ली है? उन्होंने चिंता भरी आवाज में मैडम पॉम्फ्री से पूछा। मंत्री जी, मेहरबानी करके सुनिए। सीरियस ब्लैक बेकसूर है। पीटर पेटिग्रू ने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था। हमने उसे आज रात को देखा है। आप दम पिशाचों से सीरियस को चुंबन नहीं दिलवा सकते, वो बेकसूर है। लेकिन फज अपना सिर हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हैरी, हैरी, बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम सदमे से उबर रहे हो, लेट जाओ। नहीं, ये सच है। आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है, हैरी चीखा। मंत्री जी,
मेहरबानी करके हमारी बात सुनिए। हरमाइनी ने कहा। वो तेजी से हैरी के पास आ गई और विनती भरी निगाह से फज को देख रही थी। मैंने भी उसे देखा है, वो रॉन का चूहा था। पेटिग्रू एक इच्छाधारी नर पशु है। देखा मंत्री जी, दोनों ही बुद्धि हरण सम्मोहन के शिकार हैं। ब्लैक ने इन पर काफ़ी अच्छा जादू किया है, स्नैप ने कहा। हैरी ने गरजते हुए कहा, हम लोगों की बुद्धि को कुछ नहीं हुआ है। मंत्री जी, प्रोफेसर, आप लोगों से आग्रह करती हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाएं। मैडम पॉम्फ्री गुस्से में बोली। पॉटर मेरा मरीज है, आप उसे परेशान ना करें। मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हुआ था, लेकिन वो सुनते ही नहीं, हैरी ने तैश में आते हुए कहा। मैडम पॉम्फ्री ने अचानक हैरी के मुंह में चॉकलेट का एक बड़ा सा टुकड़ा ठूंस दिया। उसका मुंह बंद हो गया। मौके का फायदा उठाकर उसे उसके बिस्तर पर पहुंचा दिया। अब मेहरबानी करके चले जाएं, इन बच्चों को आराम की ज़रूरत है मंत्री जी। दरवाज़ा एक बार फिर खुला। डंबलडोर अंदर आ गए। हैरी ने अपने मुंह में भरी चॉकलेट बड़ी मुश्किल से निगली और दोबारा उठकर खड़ा हो गया। प्रोफेसर डंबलडोर, सीरियस ब्लैक। भगवान के लिए, मैडम पॉम्फ्री ने खींचते हुए कहा, यह अस्पताल है या नहीं? हेडमास्टर, मैं जोर दे के कहती हूँ। माफ़ करना पॉपी, लेकिन मुझे पॉटर और ग्रेंजर से बातें करनी है। मैं भी सीरियस ब्लैक से मिलकर आ रहा हूँ, डंबलडोर ने शांत स्वर में कहा। मुझे लगता है उसने आपको भी वही परी कथा सुनाई होगी जो उसने पॉटर के दिमाग में डाली है, चूहे वाली कहानी और पेटिग्रू के जिंदा होने की बात, स्नैप ने कहा। ब्लैक ने सचमुच यही कहानी सुनाई थी, डंबलडोर बोले, और उन्होंने अपने आधे चांद के आकार वाले चश्मे से स्नैप को देखा। और मेरी गवाही की कोई कीमत है या नहीं? स्नैप गरज उठे। पीटर पेटिग्रू चीखती हवेली में नहीं था, ना ही वो मुझे मैदान में दिखा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके होश उड़ गए थे प्रोफेसर, आप सही समय पर नहीं आए थे, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। मिस ग्रेंजर, अपना गंदा मुंह बंद रखो। स्नैप, जरा संभल कर, फज ने हैरानी से कहा। हमें यह नहीं भूलना है कि इस लड़की का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। डंबलडोर अचानक बोले, मैं हैरी और हरमाइनी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। कॉर्नेलियस, सेवेरस, पॉपी, मेहरबानी करके अकेला छोड़ दीजिए। हेडमास्टर, इन्हें इलाज की ज़रूरत है। मैडम पॉम्फ्री तुरंत बोली, ऐसा करना ज़रूरी है, मैं इस पर जोर देता हूँ, डंबलडोर ने कहा। मैडम पॉम्फ्री ने अपने होंठ सिकोड़कर वार्ड के सिरे पर बने ऑफिस की तरफ अपना रुख किया। जाते समय दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। फज को वेस्ट कोट से लटकती अपनी सुनहरी घड़ी दिख गई। दमपिशाच आने वाले होंगे, मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। डंबलडोर, मैं तुम्हें ऊपर वाली मंजिल पर मिलूंगा। फज दरवाजे की तरफ बढ़े और स्नैप के लिए दरवाज़ा खोलकर खड़े रहे, लेकिन स्नैप हिले तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी ब्लैक की कहानी पर यकीन हो गया है? स्नैप फुसफुसाए। उनकी निगाहें डंबलडोर के चेहरे पर थी। मैं हैरी और हरमाइनी से अकेले में बात करना चाहता हूँ, डंबलडोर ने फिर दोहराया। स्नैप ने डंबलडोर की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, सीरियस ब्लैक ने 16 साल की उम्र में दिखा दिया था कि वो खून करने में सक्षम है। आप ये बात भूले नहीं हैं ना हेडमास्टर? और ये भी नहीं भूले हैं कि उसने एक बार मुझे मारने की कोशिश की? डंबलडोर ने धीरे से कहा, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है सेवेरस। स्नैप पलटकर दरवाजे के बाहर चला गया। फज ने अभी तक उसे खोल रखा था। दरवाज़ा बंद होते ही हैरी और हरमाइनी डंबलडोर की तरफ मुड़े। दोनों एक साथ बोलने लगे, प्रोफेसर ब्लैक की बात सच है, हमने पेटिग्रू को देखा है। जब प्रोफेसर ल्यूपिन नरभेड़िया बन गए तो वो भाग निकला, वो एक चूहा है। पेटिग्रू ने अपना अगला पंजा, मेरा मतलब उंगली, काट ली थी। पेटिग्रू ने रॉन पर हमला किया था, सीरियस दोषी नहीं है। लेकिन डंबलडोर ने उनकी बातों की बाढ़ रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, सुनो, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, बीच में मत बोलना, समय बहुत कम है। तुम्हारे अलावा ब्लैक की कहानी की सच्चाई का एक भी सबूत नहीं है और 13 साल के 2 बच्चों की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सड़क पर मौजूद बहुत से गवाहों ने कसम खाकर कहा था कि सीरियस को पेटिग्रू का खून करते उन्होंने देखा है। मैंने मंत्रालय के सामने गवाही दी थी कि सीरियस पॉटर दंपत्ति का रहस्य रक्षक था। हैरी खुद को नहीं रोक पाया, उसके मुंह से अचानक निकल गया, प्रोफेसर ल्यूपिन आपको बता सकते हैं। प्रोफेसर ल्यूपिन इस समय जंगल की गहराइयों में हैं, कुछ नहीं बता सकते। जब तक वो दोबारा इंसान बनेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। सीरियस की हालत मुर्दे से बदतर होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जादूगर नरभेड़िए पर भरोसा नहीं करते।
इसके अलावा वो और सीरियस पुराने दोस्त हैं। लेकिन मेरी बात सुनो हैरी, इन सब बातों के लिए देर हो चुकी है। तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि प्रोफेसर स्नैप घटनाओं का जो विश्लेषण बता रहे हैं तुम्हारे मुकाबले वो ज़्यादा विश्वसनीय है। वो सीरियस से नफरत करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनके साथ एक मूर्खतापूर्ण मजाक कर दिया था, हरमाइनी ने हताशा में कहा। सीरियस ने भी बेकसूर आदमी जैसा व्यवहार नहीं किया है। मोटी औरत पर हमला करना, गरुड़ द्वार के टावर में चाकू लेकर घुसना, जब तक पेटिग्रू जिंदा या मुर्दा नहीं मिलता सीरियस की सज़ा बदलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप तो यकीन करते हैं ना? हाँ, मैं करता हूँ, लेकिन मुझ में ये शक्ति नहीं है कि मैं दूसरों को सच्चाई मानने पर मजबूर कर दूँ या मंत्री जी के फैसले को उलट दूँ, डम्बलडोर ने शांति से कहा। हैरी ने उनके चेहरे को घूरा। उसे लगा जैसे उसके नीचे की ज़मीन तेज़ी से खिसक रही है। वो हमेशा यही सोचता था कि डम्बलडोर हर समस्या को सुलझा सकते हैं, लेकिन नहीं, उसकी आखिरी उम्मीद ख़त्म हो गई थी। डम्बलडोर ने हल्की नीली आंखें हैरी की बजाय हरमाइनी पर टिका दी। धीमे से कहा, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है थोड़ा ज़्यादा समय। परंतु हरमाइनी ने बोलना शुरू ही किया था, लेकिन तभी उसकी आंखें फैल गईं। ओह, अब ध्यान से सुनो, डम्बलडोर ने बहुत धीमे लेकिन बहुत साफ बोलते हुए कहा। सीरियस ब्लैक फ्लिटविक के ऑफिस में 7वीं मंजिल पर एक कमरे में है, पश्चिमी मीनार की दाहिनी तरफ से 13वीं खिड़की। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आज रात तुम एक से ज़्यादा बेकसूर जाने बचा लोगे, लेकिन तुम दोनों को ये याद रखना है कि कोई देख ना पाए। मिस ग्रेंजर, नियम तुम जानती हो कि ये काम कैसे करना है, कोई तुम्हें देख ना पाए। हैरी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था इन बातों का क्या मतलब था। डम्बलडोर पलटे और दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने पीछे देखा। मैं बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ। इस समय 12 बजने में 5 मिनट कम है। मिस ग्रेंजर, 3 बार चाबी घुमाने से काम हो जाना चाहिए। गुड लक। गुड लक, हैरी ने दोहराया जब डम्बलडोर ने बाहर से निकलकर दरवाज़ा बंद किया। 3 बार चाबी घुमाना? वो क्या बोल गए हैं? आखिर हमें करना क्या है? हरमाइनी अपने दुशाले के नीचे कुछ खोज रही थी। उसने वहां से एक बहुत लंबी सुंदर सोने की चैन निकाली। हैरी, यहाँ आओ जल्दी। पूरी तरह आश्चर्यचकित हैरी उसकी तरफ बढ़ा। हरमाइनी चैन को फैलाकर खड़ी थी। हैरी ने देखा कि उस चैन से एक छोटी चमकदार घड़ी लटक रही थी। यहाँ! हरमाइनी ने चैन उसके गले में डाल दी। तैयार हो? उसने सांस रोक कर पूछा। हम क्या कर रहे हैं? हरमाइनी ने घड़ी की चाबी 3 बार घुमाई। अंधेरे में डूबा वार्ड घूमने लगा। हैरी को महसूस हुआ जैसे वो बहुत तेजी से पीछे की तरफ उड़ रहा है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ही आवाज़ सुन नहीं पाया। और फिर उसने अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की। अब हर चीज़ साफ दिख रही थी। वो खाली प्रवेश हॉल में हरमाइनी के पास खड़ा था। उसने हरमाइनी की तरफ देखा। घड़ी की चैन उसके गले में चुभ रही थी। हरमाइनी, यहाँ अंदर आओ। हरमाइनी ने हैरी का हाथ पकड़ा। उसे खींचकर हॉल के पार झाड़ुओं वाली अलमारी के दरवाजे तक ले गई। उसने अलमारी खोलकर हैरी को बाल्टियों और झाड़ुओं के बीच में धकेल दिया, फिर खुद भी उसके पीछे अंदर आ गई। धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया। क्या? कैसे? हरमाइनी, क्या हुआ? हम अतीत में पहुंच गए हैं, हरमाइनी ने फुसफुसाया और हैरी की गले से चैन उतार ली। हम 3 घंटे पीछे हैं। हैरी ने अपने पैर पर जमकर चिकोटी काटी। उसे तेज दर्द हुआ, इसलिए सपना दिखने की बात तो संभव नहीं थी। लेकिन सुनो, कोई आ रहा है। मुझे लगता है हम लोग ही हैं। हरमाइनी ने अपने कान अलमारी के दरवाजे से लगा दिए। हॉल के पार कदमों की आहट। मुझे लगता है हम हैग्रिड के घर जा रहे हैं। क्या? तुम क्या कह रही हो कि हम अलमारी के अंदर भी हैं और बाहर भी? हाँ, हरमाइनी बोली। उसका कान दरवाजे से टिका हुआ था। 3 लोगों से ज़्यादा की आवाज़ नहीं लगती है और हम धीमे चल रहे हैं क्योंकि हमने अदृश्य चोगा ओढ़ रखा है। वो रुक गई, पूरे ध्यान से सुनने लगी। हम लोग सामने वाली सीढ़ियाँ उतर गए हैं। हरमाइनी एक उल्टी बाल्टी पर बैठ गई थी, बुरी तरह तनाव में दिख रही थी। हैरी कुछ सवालों के जवाब चाहता था। ये घड़ी जैसी चीज़ कहाँ से मिली है? इसे काल परिवर्तक कहते हैं हैरी, और जब मैं इस साल यहाँ आई थी तो पहले ही दिन प्रोफेसर मैगोनिगल ने मुझे ये दी थी। अपनी सभी क्लासों में जाने के लिए पूरे साल मैंने इसका इस्तेमाल किया है। प्रोफेसर मैगोनिगल ने मुझसे वादा करा लिया था, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इसकी चाबी घुमाकर पिछली क्लासों में चली जाती थी और इस तरह से अपनी कई क्लासों में एक साथ पढ़ लेती थी। जादू मंत्रालय से इसे मंगवाने के लिए मैगोनिगल को बहुत सारे पत्र लिखने पड़े थे। लेकिन हैरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा
कि डंबलडोर हमसे क्या करवाना चाहते हैं। उन्होंने हमें 3 घंटे पीछे जाने के लिए क्यों कहा? इससे सीरियस को कैसे मदद मिलेगी? हैरी उसका परेशान चेहरा देख रहा था। इस समय कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो हमसे बदलवाना चाहते हैं। क्या हुआ था? हम 3 घंटे पहले हैग्रिड के घर की तरफ जा रहे थे। हैरी की भौहें तन गई। अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश कर रहा था। डंबलडोर ने अभी कहा था कि हम एक से ज़्यादा बेकसूर जानें बचा सकते हैं। हरमाइनी, हम बकभीक को बचाने जा रहे हैं, लेकिन इससे सीरियस को कैसे मदद मिलेगी? डंबलडोर ने हमें बताया था कि खिड़की कहाँ है। फ्लिटविक के ऑफिस की खिड़की, जहाँ सीरियस बंद है। हमें बकभीक पर सवारी करके उस खिड़की तक पहुंचना है और सीरियस को बचाना है। सीरियस बकभीक पर सवार होकर यहाँ से निकल सकता है। वे एक साथ यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। हैरी को हरमाइनी का चेहरा जितना दिख रहा था बहुत दहशत में था। अगर हम किसी को बिना दिखे ये काम कर पाए तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा। हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए, है ना? हैरी ने कहा। वो उठकर खड़ा हो गया। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लगता है बाहर कोई नहीं है। आओ चलते हैं। हैरी ने धक्का देकर अलमारी का दरवाज़ा खोल लिया। प्रवेश हॉल में कोई नहीं था। वो लोग बिना आवाज़ किए अलमारी से बाहर भाग गए और पत्थर की सीढ़ियाँ उतर गए। छाया लंबी हो रही थी। हम दौड़ लगा देते हैं, सीधे जंगल में चलते हैं, ठीक है? हम किसी पेड़ के पीछे छिपकर नजर रखेंगे, हैरी ने संकल्प के साथ कहा। ठीक है, लेकिन हम ग्रीन हाउस के पास से घूमकर चलेंगे। हमें हैग्रिड के सामने वाले दरवाजे से नजर नहीं आना चाहिए, वरना हम खुद को देख लेंगे। हम अब तक हैग्रिड के घर पहुंच गए होंगे। हरमाइनी की बात का मतलब समझने की कोशिश करते हुए हैरी ने दौड़ लगा दी। हरमाइनी उसके पीछे भाग रही थी। वो एक पल के लिए रुके और फिर लड़ाकू पेड़ का चक्कर लगाते हुए जंगल में छिपने के लिए दौड़ पड़े। पेड़ों की छायाओं में सुरक्षित पहुंचने के बाद हैरी घूमा। कुछ सेकंड बाद हरमाइनी भी हाँफती हुई आ गई। ठीक है, हमें चोरी से हैग्रिड के घर के पास जाना है। दिखाई मत देना हैरी। वे लोग खामोशी से जंगल के किनारे पर पेड़ों के बीच से चलते रहे। फिर जब उन्हें हैग्रिड के घर का अगला हिस्सा दिखाई दिया तो उन्होंने एक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनी। वो तत्काल बलूत के एक चौड़े तने के पीछे छुप गए और झांकने लगे। हैग्रिड दरवाजे पर नजर आ रहा था। वो कांप रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। और फिर हैरी ने अपनी आवाज़ सुनी। हम हैं, हैरी ने धीमे से कहा। हम अदृश्य चोगा पहने हैं। हमें अंदर आने दो ताकि हम उतार सकें। हमने इतना अजीब काम आज तक नहीं किया है ना? हैरी ने उत्साह से कहा। हम थोड़ा खिसकते हैं। हमें बकबीक के पास पहुंचना चाहिए, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। वे लोग पेड़ों के बीच रेंगते रहे जब तक कि उन्हें घबराया हुआ गरुड़ अश्व नहीं दिखा जो हैग्रिड की कद्दू वाली क्यारी के पास की भैंस से बंधा हुआ था। हैरी ने हरमाइनी से पूछा, छुड़ा लें? नहीं, अगर इसे हम इस समय चुरा लेंगे तो खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के लोग ये सोचेंगे कि हैग्रिड ने उसे आज़ाद कर दिया है। जब तक वो देख न लें हमें इंतज़ार करना होगा। तब तो हमें इस काम के लिए सिर्फ 8 सेकंड मिलेंगे, हैरी ने कहा। ये काम लगभग असंभव है। उसी समय हैग्रिड के घर से चीनी मिट्टी की चीज़ें टूटने की आवाज़ आई। हैग्रिड ने दूध का जग तोड़ दिया है, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली। कुछ ही समय में मुझे स्कैबर्स मिल जाएगा। हरमाइनी, क्यों ना हम दौड़कर अंदर जाएं और पेटिग्रू को पकड़ लें, हैरी ने अचानक कहा। नहीं, तुम समझते नहीं हो। हम जादूगरी के एक बहुत महत्वपूर्ण नियम को तोड़ रहे हैं। समय में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं। तुम डंबलडोर की बात सुन चुके हो ना? अगर हमें किसी ने देख लिया तो सिर्फ हम ही तो देखेंगे और हैग्रिड। हैरी, अगर तुम हैग्रिड के घर में खुद को भाग कर घुसते हुए देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, या फिर सोचूंगा कि काला जादू हो रहा है। बिल्कुल सही। तुम सही स्थिति नहीं समझ पाओगे। हो सकता है तुम खुद पर ही हमला कर दो। प्रोफेसर मैगोनिकल ने मुझे बताया था कि जादूगरों ने समय के साथ खिलवाड़ किया था तो कितनी भयंकर घटनाएं हुई थी। बहुत से जादूगरों ने गलती से अपने ही अतीत या भावी स्वरूपों को मार डाला था। ठीक है, मैं तो बस सोच रहा था। लेकिन हरमाइनी ने उसे छूकर महल की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपना सिर कुछ इंच हिलाया ताकि दूर दिख रहे महल के सामने वाले दरवाजे को साफ देख सके। डंबलडोर, फज, कमेटी का बूढ़ा सदस्य और जल्लाद मैकनियर सीढ़ियाँ उतर रहे थे। हम अब बाहर आने वाले हैं, हरमाइनी ने सांस अंदर खींचते हुए कहा। और निश्चित रूप से कुछ समय बाद हैग्रिड का पिछला दरवाज़ा खुल गया। हैरी ने देखा कि वो रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के साथ आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं था, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे अजीब अनुभव था।
हैरी ने देखा कि हरमाइनी कद्दू की क्यारी में उसके और रॉन के ऊपर अदृश्य चोगा डाल रही थी। जल्दी जाओ, सुनना मत। उन्हें हैग्रिड की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो रॉन और हरमाइनी चले गए थे, लेकिन पेड़ों के पीछे छिपे हैरी और हरमाइनी अब भी पिछले दरवाजे से आने वाली आवाज़ों को सुनकर ये जान सकते थे कि झोपड़ी में क्या हो रहा था। मैकनेयर की ठंडी आवाज़ आई, जानवर कहाँ है? बाहर बाहर है, हैग्रिड ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। जब मैकनेयर का चेहरा हैग्रिड की खिड़की में बग्बी को देखने के लिए नजर आया तो हैरी ने अपना सिर छुपा लिया। फिर उन्हें फज की आवाज़ सुनाई दी। हमें तुम्हें सज़ा का आधिकारिक आदेश पढ़कर सुनाना होगा हैग्रिड। मैं तुम्हें जल्दी से पढ़ देता हूँ। मैकनेयर का चेहरा खिड़की से गायब हो गया। अब वो काम करने का समय आ गया है, यहीं इंतज़ार करो, हैरी ने हरमाइनी को फुसफुसाकर कहा। ये काम मैं करता हूँ। जब फज की आवाज़ आने लगी तो हैरी पेड़ के पीछे से भागता हुआ निकला और फैंस लांघ कर कद्दू की क्यारी में बग्बीक के पास पहुँच गया। पलकें न झपकाने की कोशिश करते हुए हैरी ने खूंखार नारंगी आंखों वाले बग्बीक से एक बार फिर नज़रें मिलाईं, सिर झुकाया। बग्बीक अपने पपड़ीदार घुटनों पर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। हैरी बग्बीक की फैंस से रस्सी खोलने लगा। सिर काटकर मौत की सज़ा सुनाई गई है, जिसे समिति द्वारा नियुक्त किया गया जल्लाद वॉल्डन मैकनेयर पूरा करेगा। जल्दी चलो बग्बीक, जल्दी चलो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। चुपचाप चुपचाप, हैरी बुदबुदाया। नीचे गवाहों के साइन होने हैं, हैग्रिड तुम यहाँ पर साइन करो। हैरी ने रस्सी का पूरा जोर लगाया, लेकिन बग्बीक ने अपने अगले पंजे ज़मीन पर गाड़ दिए। तो हम इस मामले को ख़त्म कर देते हैं। हैग्रिड के घर के अंदर से समिति के सदस्य की भर्राई आवाज़ आई। हैग्रिड तुम अंदर ही रहो, अच्छा है। नहीं नहीं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। हैग्रिड की झोपड़ी के अंदर से कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। बग्बीक चलो, बग्बीक चलो, हैरी ने गुर्राकर कहा। हैरी ने बग्बीक की गर्दन में बंधी रस्सी को जोर से खींचा। गरुड़ अश्व चलने लगा और चिढ़कर अपने पंख हिलाने लगा। वो अब भी जंगल से 10 फुट दूर थे। कोई भी उन्हें हैग्रिड के पिछले दरवाजे से देख सकता था। 1 मिनट ठहरो मैकनेयर, तुम्हें भी तो साइन करना है। कदमों की आहट रुक गई। हैरी ने रस्सी खींची। बग्बीक ने चोंच बंद की और थोड़ा तेज चलने लगा। हरमाइनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। हैरी जल्दी करो, वो बोली। हैरी को अब भी कैबिन के अंदर से डंबलडोर के बोलने की आवाज़ आ रही थी। उसने रस्सी को एक और झटका दिया। बग्बीक मन मार कर भागने लगा। वो पेड़ों तक पहुंच गई। जल्दी जल्दी, हैरी ने आ भरते हुए कहा और पेड़ के पीछे भाग कर आ गई। हैरी ने पीछे पलट कर देखा। वो पूरी तरह छुप गए थे। उन्हें हैग्रिड का बगीचा नहीं दिख रहा था। रुको, वो हमारे चलने की आवाज़ सुन सकते हैं, उसने हरमाइनी से फुसफुसा कर कहा। हैग्रिड का पिछला दरवाज़ा धड़ाक से खुला। हैरी, हरमाइनी और बग्बीक बिल्कुल खामोश खड़े थे। यहाँ तक कि गरुड़ अश्व भी ध्यान से सुन रहा था। खामोशी। फिर वो कहाँ गया? कमेटी के सदस्य की भर्राई आवाज़ आई। जानवर, जानवर कहाँ गया? अभी तो यहीं बंधा था, मैंने उसे देखा था यहीं पर, जल्लाद ने गुस्से में कहा। कितनी अजीब बात है, डंबलडोर ने कहा। उनकी आवाज़ में दिलचस्पी का भाव था। बिकी, हैग्रिड ने भारी आवाज़ में कहा। फरसा चलने की आवाज़ आई थी। लगता था जल्लाद ने गुस्से में फैंस पर ही फरसा चला दिया था। इसके बाद किसी के रोने की आवाज़ आई। सुबकियाँ लेते हुए हैग्रिड बोल रहा था, चला गया, चला गया, वो भाग गया, उसने खुद को आज़ाद कर लिया होगा। बिकी, शाबाश। बग्बीक ने रस्सी खींचने के लिए जोर लगाया, क्योंकि वो हैग्रिड के पास जाना चाहता था। हैरी और हरमाइनी ने पकड़ मजबूत की और रोकने के लिए अपने पैर ज़मीन में गाड़ दिए। किसी ने उसे खोल दिया होगा, हमें मैदान और जंगल की तलाशी लेना चाहिए, जल्लाद गुस्से में कह रहा था। डंबलडोर ने दिलचस्पी से कहा, मैकनेयर, अगर बग्बीक को सचमुच चुराया गया है तो तुम्हें क्या लगता है चोर उसे उड़ा कर ले जाने की बजाय पैदल ले जाएगा? बेहतर होगा तुम आसमान की तलाशी लो। हैग्रिड, मैं 1 कप चाय पीना चाहूँगा या ब्रांडी का 1 बड़ा पैक। आइए आइए प्रोफेसर, अंदर आइए, अंदर आइए, हैग्रिड ने कहा, जिसकी आवाज़ खुशी के मारे संभल नहीं रही थी। हैरी और हरमाइनी ने ध्यान से सुना। उन्हें कदमों की आहट आई। जल्लाद गालियाँ दे रहा था। दरवाज़ा धड़ाक से बंद हुआ। खामोशी छा गई। अब क्या करें? हैरी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। यहीं छिपना होगा, जब तक वो महल नहीं लौट जाते। हमें इंतज़ार करना होगा, हमें इंतज़ार करना होगा जब तक कि बग्बीक को
सीरियस की खिड़की तक ले जाने का वक्त नहीं होता, वो वहाँ 2 घंटे बाद पहुँचेगा। उफ, बहुत मुश्किल काम है, हरमाइनी ने कहा, जो बहुत विचलित दिख रही थी। उसने घबराकर जंगल को देखा। सूरज ढल रहा था। हमें यहाँ से हिलना होगा। हमें लड़ाकू पेड़ पर नज़र रखनी चाहिए, वरना हमें कैसे पता चलेगा हमें कब क्या करना है। ठीक है, लेकिन याद रखना हैरी, हमें किसी को दिखाई नहीं देना है। हरमाइनी बकबीक की रस्सी को और कसकर पकड़ते हुए बोली। वो जंगल के किनारे चलते रहे। अंधेरा उनके चारों तरफ फैल रहा था। फिर वे पेड़ों के एक झुंड के पीछे छुप गए, जिनके बीच में से उन्हें लड़ाकू पेड़ दिख रहा था। हैरी ने अचानक कहा, रॉन, वो रहा। एक अंधेरी आकृति घास पर दौड़ती हुई आई। उसकी आवाज़ खामोश हवा में गूंज रही थी। उससे दूर हटो, दूर हटो, स्काबर्स यहाँ आओ। वो रहा सीरियस, हैरी ने कहा। कुत्ते की विशाल आकृति लड़ाकू पेड़ की जड़ों के बीच से निकल कर आ रही थी। उन्होंने देखा कि उसने हैरी को गिरा दिया और रॉन को पकड़ लिया था। लड़ाकू पेड़ चरमरा रहा था, अपनी शाखाओं को कोड़ों की तरह लहरा रहा था। और फिर उन्होंने देखा कि अचानक पेड़ शांत हो गया है। क्रुकशैंक्स तने की गांठ को दबा रही है। हरमाइनी बोली, और हम अंदर जा रहे हैं। हम अंदर जा चुके हैं। जिस पल वो गायब हुए, पेड़ एक बार फिर हिलने लगा। कुछ पल बाद कदमों की आवाज़ आई। डम्बलडोर, मैकनेयर, फज और समिति का बूढ़ा सदस्य महल की तरफ जा रहे थे। हमारे अंदर जाने के ठीक बाद ही वो आए थे। काश डम्बलडोर हमारे साथ अंदर गए होते, हरमाइनी ने कहा। तब तो मैकनेयर, फज भी अंदर गए होते। मैं दावे से कहता हूँ कि फज ने मैकनेयर को वहीं पर सीरियस को मारने के लिए कह दिया होता। उन्होंने चारों लोगों को महल की सीढ़ियाँ चढ़कर ओझल होते हुए देख लिया। वो देखो, ल्यूपिन आ रहे हैं, हैरी ने कहा। हैरी ने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों में छुपा हुआ था। उन्होंने देखा ल्यूपिन ने जमीन से एक टूटी टहनी उठाकर तने की गांठ को दबाया। पेड़ ने लहराना बंद कर दिया। काश वो चोगा उठा लेते, वो अब भी वहीं पड़ा हुआ है, हैरी ने कहा। वो हरमाइनी की तरफ पलटा। अगर मैं अभी भाग कर जाऊं और चोगा उठा लूं तो स्नैप इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हैरी, हमें किसी को भी नहीं दिखना है। तुम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? यहाँ पर खड़े होकर सब देख रही हो। उसने तैश में आकर हरमाइनी से कहा। वो झिझका। मैं चोगा उठाने जा रहा हूँ। हैरी, नहीं। हरमाइनी ने हैरी को दुशाले से पकड़ लिया। और ये अच्छा ही रहा। ठीक उसी समय उन्हें किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। ये हैग्रिड था। देखा, देखा क्या हो सकता था? हमें किसी को दिखाई नहीं देना है, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। नहीं बकबीक। गरुणाशु हैग्रिड के पास पहुंचने की जोरदार कोशिश कर रहा था। हैरी ने बकबीक को रोकने के लिए उसकी रस्सी पकड़ ली। हैग्रिड महल के अंदर चला गया। बकबीक ने भी रस्सी छुड़ाने की कोशिश छोड़ दी और उसका सिर दुख से लटक गया। मुश्किल से 2 मिनट बाद ही महल का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। स्नैप धड़धड़ाते हुए बाहर निकले और लड़ाकू पेड़ की तरफ भागने लगे। हैरी ने अपने हाथ खींच लिए। उन्हें चोगा दिख गया। उन्होंने उठा लिया। हैरी गुर्राया, इस पर से अपने गंदे हाथ हटाओ। इसने अपनी टहनी उठा ली जिससे ल्यूपिन ने पेड़ की गांठ दबाई थी। इसने अपने भी गांठ दबाई और चोगा पहनकर अदृश्य हो गए। अब हमें लौटने का इंतजार करना होगा, हरमाइनी ने धीमे से कहा। बकबीक की रस्सी अपने पास वाले पेड़ पर बांध दी। फिर वो सूखी जमीन पर बैठ गई। उसने अपने हाथ घुटनों पर रख लिए। हैरी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। दमपिशाच सीरियस को क्यों नहीं पकड़ पाए? मुझे याद है कि दमपिशाच पास आ रहे थे। मुझे लगता था मैं बेहोश हो गई थी। वहाँ पर इतने सारे दमपिशाच थे। हैरी बैठ गया। उसने हरमाइनी को पूरी घटना बताई। उसने बताया कि सबसे पास वाले दमपिशाच ने किस तरह उसके तरफ अपना मुंह झुका लिया था, लेकिन तभी झील के पास कोई बड़ी सी चीज़ आई और उसने दमपिशाचों को भगा दिया। हैरी की बात सुनकर हरमाइनी का मुंह खुला रह गया। लेकिन वो कौन सी चीज़ थी? दमपिशाचों को सिर्फ एक ही चीज़ भगा सकती है, असली पितृदेव, शक्तिशाली पितृदेव, हैरी ने कहा। लेकिन उसे किसने उत्पन्न किया? हैरी कुछ नहीं बोला। वो अंदाज़ा लगा रहा था कि वो कौन था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमने नहीं देखा वो कैसा दिखता था? क्या हमारा कोई टीचर था? नहीं, वो टीचर नहीं थे। लेकिन इतने सारे दम पिशाचों को तो कोई शक्तिशाली जादूगर ही भगा सकता है। अगर पितृदेव इतनी तेजी से चमक रहा था तो क्या उसकी रोशनी में जादूगर नहीं दिखा? हाँ, मैंने उन्हें देखा था, लेकिन शायद मेरी कल्पना हो।
मैं उस समय ठीक से सोच विचार करने की हालत में नहीं था और उसके तत्काल बाद में बेहोश हो गया था। तुम्हारे हिसाब से वो कौन था? मुझे लगता है वो मेरे डैडी थे। हैरी ने हरमाइनी की तरफ देखा। उसका मुंह पूरी तरह से खुला था। वो दहशत और दया के मिले जुले भाव से उसे देख रही थी। हैरी, तुम्हारे डैडी मर चुके हैं, उसने धीमे से कहा। हैरी तत्काल बोल उठा, मैं ये बात जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने उनका भूत देखा था? क्या पता। नहीं, वो ठोस दिख रहे थे, लेकिन फिर शायद मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन जितना मैं देख पाया वो उन्हीं की तरह दिख रहे थे। मेरे पास उनकी तस्वीरें हैं। हरमाइनी हैरी को ऐसे देख रही थी जैसे उसकी दिमागी हालत के बारे में चिंतित हो गई है। मैं जानता हूँ ये पागलपन भरा है। उन्होंने पलटकर बकबीक को देखा जो चोंच से अपनी ज़मीन खोद रहा था, शायद कीड़े ढूंढ रहा था। लेकिन हैरी बकबीक को नहीं देख रहा था। वो तो अपने पिता और उनके 3 सबसे पुराने मित्रों के बारे में सोच रहा था, मूनी, वर्मटेल, पैटफुट और प्रॉन्स। क्या आज रात को चारों दोस्त एक बार फिर मैदान में इकट्ठा हुए थे? वर्मटेल उस रात को दोबारा नजर आया था, जबकि सब यही सोच रहे थे कि वो मर चुका है। क्या संभव नहीं है उसके पिता भी आए हों? क्या झील के उस पार उसने कोई काल्पनिक चीज़ देखी थी? वो आकृति इतनी दूर थी कि दिख नहीं रही थी, लेकिन बेहोश होने के पहले एक पल के लिए तो उसे यही लगा था। हरमाइनी अपना चेहरा लड़ाकू पेड़ की तरफ घुमाकर इंतजार कर रही थी। हम वापस आ गए हैं, हरमाइनी फुसफुसाकर बोली। वो और हैरी खड़े हो गए। बकबीक ने अपना सिर उठा लिया। हैरी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। किसी भी समय बादल हटने वाला था और चांद दिखने वाला था। हरमाइनी बुदबुदाई, जैसे वो जानती थी कि वो क्या सोच रहा है। हमें दूर रहना है, हमें कोई देख ना पाए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हम पेटिग्रू को एक बार फिर बचकर भाग जाने देंगे? अंधेरे में तुम चूहे को पकड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? हम कुछ नहीं कर सकते। हम सीरियस की मदद करने आए हैं, हमें इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है। चांद पीछे से निकल आया। ल्यूपिन, वो रहे। हरमाइनी फुसफुसाई, उनका रूप बदल रहा है। हरमाइनी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें कब से बता रही हूँ। हम बीच में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ल्यूपिन जंगल की तरफ भागेंगे, ठीक हमारी तरफ। ओह, हरमाइनी ने आह भरी। जल्दी! वो बकबीक को खोलने के लिए भागी। जल्दी! हम कहाँ जाएं, कहाँ छुपें? तुम पिशाच किसी भी समय आ सकते हैं। हैरी बोला। फिर से हैग्रिड के घर चलते हैं, वो खाली है, चलो। वो सरपट भागे। बकबीक उनके पीछे भागा। उन्हें पीछे से नरभेड़िए की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। हैग्रिड का घर दिखने लगा। हैरी ने भागकर दरवाज़ा खोला। हरमाइनी और बकबीक उसके पास से निकलकर अंदर आ गए। उनके जाने के बाद हैरी अंदर आया और दरवाजे पर सांकल लगा दी। फैंग जोर से भौंका। फैंग, हम हैं, हरमाइनी बोली और उसे चुप कराने के लिए उसके कान खुजाने लगी। बहुत करीबी मामला था, उसने हैरी से कहा। हाँ, हैरी खिड़की से बाहर देख रहा था। यहाँ से बाहर की घटनाओं को देखना मुश्किल था। बकबीक बहुत खुश दिख रहा था। वो फिर से हैरी के घर में लौट आया था। वो आग के सामने पसर गया। उसने अपने पंख संतुष्टि के साथ बंद कर लिए और अच्छी सी झपकी की तैयारी करने लगा। मुझे लगता है एक बार फिर बाहर जाना चाहिए। हमें यहाँ से बाहर की घटनाएं नहीं दिख सकती। हमें कैसे पता चलेगा कि जाने का सही समय हो गया है? हरमाइनी ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर संदेह का भाव था। मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, लेकिन अगर हम देख ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि सीरियस को बचाने का समय हो गया है? अच्छा, ठीक है, मैं बकबीक के साथ इंतजार करती हूँ, लेकिन हैरी सावधान, वहाँ एक नरभेड़िया है और दमपिशाच भी। हैरी बाहर आया और हैग्रिड के घर के चारों तरफ घूमकर निकला। उसे दूर से सीरियस की चीख सुनाई दी। इसका मतलब था कि दमपिशाच सीरियस को घेर रहे थे। वो और हरमाइनी अब किसी भी पल उसके पास पहुंचने वाले होंगे। हैरी झील की तरफ घूरने लगा। उसका दिल उसके सीने में नाच रहा था। जिसने भी उस पितृदेव को उत्पन्न किया था वो अब किसी भी पल नजर आएगा। एक पल के लिए वो हैग्रिड के घर के सामने डांवाडोल हालत में खड़ा रहा। कोई तुम्हें देख ना ले, लेकिन वो दिखना नहीं चाहता था। वो तो देखना चाहता था, जानना चाहता था। और फिर दमपिशाच आ गए। वो अंधेरे में हर दिशा से आ रहे थे, झील के कोनों से मंडरा रहे थे। हैरी जहाँ खड़ा था वहाँ से वे दूसरे किनारे की तरफ जा रहे थे। वो दमपिशाचों से दूर रहेगा। हैरी भागने लगा।
उसे अपने मन में अपने पिता के अलावा कोई दूसरा विचार नहीं समझ आ रहा था। क्या वो ही थे? क्या सचमुच वो थे? उसे जानना ही था। झील और पास आती जा रही थी, कोई नहीं दिख रहा था। दूसरे किनारे पर उसे छुटपुट सफ़ेद चमक दिख रही थी। वो पितृदेव उत्पन्न करने की कमज़ोर कोशिशें कर रहा था। हैरी उसके पीछे छिपकर पत्तियों के बीच से देखने लगा। पानी के बिल्कुल पास एक झाड़ी थी। हैरी उसके पीछे छुप गया। दूसरे किनारे पर सफ़ेद चमक अचानक गायब हो गई। उसके भीतर दहशत भरा रोमांच हिलोरे मार रहा था। अब किसी भी पल आ जाओ डैडी, अब कहाँ हो? आ जाओ। वो बुदबुदाया और घूरने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। हैरी ने अपना सिर उठाकर झील के उस पार देखा। दम पिशाचों में से एक अपना नकाब नीचे कर रहा था। अब बचाने वाले को सामने आना था, लेकिन कोई नहीं आया। और तभी उसके मन में एक विचार आया। वो समझ गया, उसने अपने पिता को नहीं बल्कि अपने आप को देखा था। वो झाड़ी से कूदकर बाहर आया और उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली। वो चीखा, पितृदेव संरक्षणम। इस बार उसकी छड़ी के सिरे से धुएं का बादल नहीं निकला, बल्कि एक आंखें चौंधिया देने वाला चमकदार चांदी सा सफ़ेद जानवर निकला। हैरी ने आंखें सिकोड़ ली। वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन सा जानवर था। वो घोड़े की तरह दिख रहा था। वो जानवर चुपचाप झील की काली सतह पर दौड़ता हुआ उस पार जा रहा था। फिर उस जानवर ने अपना सिर नीचे किया और दम पिशाचों पर हमला करने लगा। अब वो जानवर इधर उधर दौड़कर दम पिशाचों को भगा रहा था। अंधेरे में दम पिशाच पीछे हट गए, अपनी जगह पर लौट गए। वो चले गए थे। पितृदेव मुड़ा। वो पानी की खामोश सतह पर वापस हैरी की तरफ लौटा। वो घोड़ा भी नहीं था, वो यूनिकॉर्न भी नहीं था, वो तो हिरन था। वो ऊपर से चमकने वाले चांद जितना चमक रहा था, वो उसकी तरफ लौट रहा था। वो किनारे पर रुक गया। नर्म ज़मीन पर उसके पंजों के निशान नहीं पड़ रहे थे। उसने अपनी बड़ी सफ़ेद आँखों से हैरी को देखा। धीरे धीरे अपना सींगदार सिर झुकाया। हैरी समझ गया कि वो कौन हो सकता था। उसने फुसफुसा कर कहा, ब्रॉन्क्स। लेकिन जब हैरी की कांपती उंगलियां हिरन की तरफ बढ़ीं तो वो गायब हो गया। हैरी अपना हाथ खोले खड़ा रहा। फिर उसे पीछे से खुरों की आवाज़ आई। वो उछल पड़ा। उसने पलट कर देखा, हरमाइनी उसकी तरफ आ रही है। तुमने क्या किया? तुमने कहा था कि तुम सिर्फ देखोगे। हरमाइनी ने गुस्से से पूछा। मैं हम सबकी जान बचा रहा हूँ। इस झाड़ी के पीछे छुप जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हरमाइनी ने एक बार फिर पूरी बात मुंह खोल कर सुनी। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? तुमने सुना नहीं? मैंने खुद को देखा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने पिता को देख रहा हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है। हैरी, मुझे विश्वास नहीं होता तुमने ऐसा पितृदेव उत्पन्न कर दिया जिसने सारे दम पिशाचों को भगा दिया। ये बहुत बहुत ही ऊंचे स्तर का जादू है। हैरी ने कहा, मैं इस बार जानता था कि मैं पितृदेव उत्पन्न कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये काम पहले भी कर चुका था। क्या इससे बात कुछ समझ में आती है? क्या पता। हैरी, स्नैप की तरफ देखो। स्नैप होश में आ गया था। वो हवा में स्ट्रेचर उत्पन्न करके हैरी, हरमाइनी और ब्लैक के बेजान शरीर को लिटा रहा था, और चौथा स्ट्रेचर जिस पर रॉन लेटा था पहले से ही उनके पास तैर रहा था। फिर छड़ी तानकर वो सबको महल में ले गए। ठीक है, अब समय होने वाला है, हरमाइनी ने तनाव से घड़ी देखते हुए कहा। डंबलडोर अस्पताल के दरवाजे पर 45 मिनट बाद ताला लगा देंगे। हमारे पास इतना ही समय है। इतने ही समय में सीरियस को बचाना है और वापस अस्पताल पहुंचना है। वो इंतज़ार करते रहे। झील में बादलों का प्रतिबिंब देखते रहे। उनके पास वाली झाड़ी हवा में सरसराती रही। बकबीक बोर हो गया था और एक बार फिर कीड़ों की खुदाई करने लगा था। तुम्हें क्या लगता है सीरियस वहाँ पहुँच गया होगा? हैरी ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। महल की तरफ देखते हुए वो पश्चिमी मीनार की दाईं तरफ की खिड़कियां गिनने लगा। देखो, वो कौन है? कोई महल के बाहर आ रहा है, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। हैरी ने अंधेरे में घूरा। एक आदमी तेजी से मैदान में होता हुआ हॉगवर्ट्स के बाहरी द्वार की तरफ जा रहा था। उसकी बेल्ट में कोई चीज चमक रही थी। ये तो मैकनेयर है। वो दम पिशाचों को बुलाने जा रहा है। चलो हरमाइनी, समय हो गया है, हैरी ने कहा। हरमाइनी ने बकबीक की पीठ पर हाथ रखे। हैरी ने उसे सहारा देकर चढ़ाया। हैरी ने अपना पैर झाड़ी की डाल पर रखा और बकबीक पर चढ़कर हरमाइनी के आगे बैठ गया। उसने बकबीक की रस्सी उसकी गर्दन पर पीछे की तरफ खींच ली और लगाम की तरह बांध दी। तैयार? मुझे पकड़ लो, उसने हरमाइनी से फुसफुसा कर कहा। उसने बकबीक को दोनों तरफ अपने पैरों से दबाया। बकबीक अंधेरे में उड़ने लगा। उसे घुटनों के नीचे बकबीक के बड़े पंखों का एहसास हो रहा था। हरमाइनी बुदबुदा रही थी, ओह, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सचमुच अच्छा नहीं लग रहा। हैरी ने बकबीक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो महल की ऊपरी मंजिलों की तरफ उड़ रहे थे।
हैरी ने बाईं तरफ की रस्सी जोर से खींची। बकबीक मुड़ गया। हैरी ने तेजी से निकलती खिड़कियों को गिनने की कोशिश की। रुको, उसने रस्सी को तेजी से पीछे खींचते हुए कहा। बकबीक धीमा हो गया। वो लगभग रुक गए। ये दूसरी बात थी कि बकबीक हवा में बने रहने के लिए पंख फड़फड़ा रहा था। इस वजह से कई फुट ऊपर नीचे हो रहा था। ऊपर उठते समय हैरी ने खिड़की से सीरियस को देख लिया। वो वहाँ है। जब बकबीक के पंख नीचे आए तो हैरी ने जोर से खिड़की के कांच पर हाथ मारा। ब्लैक ने ऊपर देखा। हैरी ने देखा उसका जबड़ा लटक गया था। वो अपनी कुर्सी से उछला, तेजी से खिड़की तक आया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की पर ताला था। हरमाइनी ने अपनी छड़ी निकाली और ब्लैक से चिल्लाकर कहा, पीछे हटो। वो अब भी अपने बाएं हाथ से हैरी की कमर पकड़े थी। अल्लाह मोरा। खिड़की खुल गई। ब्लैक ने गरुण अश्व की तरफ घूरते हुए धीमे से कहा, कैसे कैसे? बैठ जाओ, समय नहीं है। हैरी ने बकबीक को स्थिर रखने के लिए उसकी गर्दन पकड़ ली। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, दम पिशाच आ रहे हैं, मैकनेयर उन्हें बुलाने गया है। ब्लैक ने खिड़की की चौखट पर अपना हाथ रखकर खिड़की में से अपना सिर और कंधे बाहर निकाल लिए। ये अच्छी बात थी कि वो काफ़ी दुबला था। जल्दी ही वो बकबीक की पीठ पर अपना एक पैर डालने में सफल हो गया और हरमाइनी के पीछे बैठ गया। ठीक है बकबीक, ऊपर उड़ो, मीनार के ऊपर उड़ो, जल्दी। गरुण अश्व ने अपने शक्तिशाली पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ने लगा। बकबीक खड़ाक की आवाज़ के साथ छत पर उतर गया। हैरी और हरमाइनी तत्काल उसकी पीठ से नीचे उतर गए। हैरी ने हाँफते हुए कहा, सीरियस, जल्दी जाओ, वो लोग किसी भी समय फ्लिटविक के ऑफिस में पहुंच जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम भाग गए। बकबीक ने छत पर पंजे मारे और अपना नुकीला सिर हिलाया। सीरियस ने हड़बड़ा कर कहा, दूसरे लड़के का क्या हाल है? रॉन का? वो ठीक हो जाएगा, उसे अभी होश नहीं आया है, लेकिन मैडम पॉम्फ्री कहती हैं वो ठीक हो जाएगा, जाओ जल्दी। लेकिन ब्लैक अभी हैरी को घूर रहा था। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? हैरी और हरमाइनी एक साथ चिल्लाए, जाओ। ब्लैक ने बकबीक को घुमाया और खुले आसमान की तरफ देखा। हम फिर मिलेंगे हैरी, सचमुच तुम अपने पिता के बेटे हो। सीरियस ने बकबीक पर दोनों तरफ अपने पैरों का दबाव डाला। जब विशाल पंख एक बार फिर उठे तो हैरी और हरमाइनी उछलकर पीछे हट गए। गरुण अश्व हवा में था। हैरी के देखते ही देखते गरुण अश्व और उस पर सवार सीरियस दोनों ही छोटे और छोटे होते गए। फिर चांद पर एक बादल आ गया, वो जा चुके थे।